Hello guys, welcome back to my channel. So many of my students and also some of the YouTube comments जो आया था उसमें ये था कि यार हम लोगों को ना बैंकिंग समझना है, हम लोगों को इंडियन बैंकिंग स्टॉक्स को एनालाइज करने को आना चाहिए. सो व्हाट आई प्लान टू डू इज आई प्लान टू मेक अ बैंकिंग सीरीज जहाँ पे मैं आपको एकदम ग्रास रूट लेवल से बैंकिंग का कंसेप्ट सिखाऊंगा right till the advanced part of it. So I would want you guys to join with me in this journey of analyzing banks together. So in this particular video what I have done is एकदम बेसिक लेवल पे एक बैंक अपना बैलेंस शीट कैसे बनाता है एंड रिस्क कैसे मैनेज करता है एंड वो लाइन आइटम्स क्या क्या होता है दैट आई हैव कवर्ड एंड ऑल्सो आई हैव कवर्ड कंसेप्ट्स लाइक कासा, निम्स जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन होता है, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो होता है एंड ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होता है. एंड नॉट ओनली दैट बट ये चार रेशियोज को हम लोग कंबाइन करके एक बैंक के बारे में डीपर अंडरस्टैंडिंग कैसे ला सकते हैं थ्रू एग्जाम्पल्स दैट आई हैव कवर्ड. सो डू वॉच द वीडियो टिल द वेरी एंड एंड अगर आपको कोई भी डाउट रहेगा आई वुड वांट यू गाइज टू राइट इट इन द कमेंट सेक्शन बिलो. आई विल बी मोर देन हैप्पी टू टेक इट. तो सबसे पहले बैंकिंग का बेसिक समझते कि बैंक बिजनेस कैसे रन करता है अपना. सबसे ईजीएस्ट वे में कैसे समझना है कि सस्ते से सस्ते में लोन उठाओ एंड फिर अच्छे अच्छे लोन दो. यानी कि सबसे सस्ते में लोन उठाओ मतलब क्या, करंट अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट बनाओ. मतलब तुम लोग सब लोग पैसा डालोगे बैंक में, आई हैव टू पे यू सम रिटर्न्स राइट. अगर करंट अकाउंट है तो 0% या कभी कभी 0% से थोड़ा ज़्यादा रहता है. सेविंग्स अकाउंट में ऑन एन एवरेज 3 to 4% रहता है एंड फिक्स डिपॉजिट में अराउंड 6 to 6.5% रहता है. अभी क्योंकि कोविड सिचुएशन है तो ऑब्वियसली 6% से कम है, बट आइडियली इंडिया का लॉन्ग टर्म इन्फ्लेशन रेट कितना उन लोग ने टारगेट किया, अराउंड 4 to 4.5% राइट. तो रियल इंटरेस्ट रेट उससे थोड़ा तो ज़्यादा होना चाहिए. तो 1.5% ऊपर रखेंगे तो लगभग एफडी रिटर्न 6% होना चाहिए. अगेन इट डिपेंड्स, अगर छोटा बैंक्स है तो उनका एफडी रेट ज़्यादा भी होता है. सिमिलरली सेविंग्स अकाउंट में स्टार्टिंग में एक छोटा बैंक जरूरी नहीं 3-4% रखेगा. अभी कोटक जैसे बैंक क्या करता है, स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा करंट अकाउंट सेविंग्स अकाउंट में ज़्यादा देता है, अराउंड 6% भी जाता है. डीसीबी बैंक भी काफ़ी ज़्यादा देता है अपने सेविंग्स अकाउंट में. क्यों? ताकि कस्टमर अट्रैक्ट हो एंड फिर इवेंचुअली सेविंग्स अकाउंट थोड़ा थोड़ा कम करेगा राइट. तो ऑन एन एवरेज सपोज एक 5% पे लोन उठाते हैं, क्या करेंगे वो उससे कहीं और लोन देंगे. किसको लोन देंगे? रिटेल को देंगे एंड कॉर्पोरेट्स को देंगे. रिटेल को क्यों देंगे? किसी को घर खरीदना है, घर के अगेंस्ट लोन चाहिए किसी को, ये सब मॉर्गेजेस में आता है. किसी को व्हीकल खरीदना है, कमर्शियल व्हीकल खरीदना है, या कॉर्पोरेट्स को बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए लोन चाहिए. ये सब कुछ लोन होता है विच इज़ बेसिकली लॉन्ग टर्म इन नेचर राइट. तो तुम लोग से अगर मैंने ऑन एन एवरेज 5% पे लोन लिया, मैंने प्रोजेक्ट्स पे डालने के लिए मतलब कंपनीज को लोन दिया मे बी 11% 12% पे, तो मेरा जो प्रॉफिट है बीच का वो कितना हो गया? 12% माइनस 5% विच इज 7%. उसको हम लोग बोलते हैं नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स. ठीक है, निम्स करके बोलते हैं उसको बैंकिंग में. सिंपल है. अगेन 7% स्प्रेड सब नहीं होता है, उससे कम ही होता है. मैं आपको सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे दे रहा हूँ. इतना समझ में आया? ओके. उसके बाद अभी ये समझना है, तो अभी सबसे फर्स्ट चीज़ हम लोग को समझना है कि बैंक्स है ना, बैंक्स का रॉ मटेरियल क्या है? डेट. एंड हाँ, निम्स अगर सपोज 7%, हम लोग निम्स को है ना ग्रॉस प्रॉफिट जैसे सोच सकते हैं. कोई कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट क्या है? फैक्ट्री लेवल प्रॉफिट. वैसे ही बैंक्स का जो ग्रॉस प्रॉफिट है उसको हम लोग बोल सकते हैं नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स. उधर से ऑब्वियसली और भी खर्चे रहेंगे ना, रेंटल्स जो देना पड़ेगा, सैलरीज जो देना पड़ेगा, प्रोविजंस जो बनाना पड़ेगा, वो सब हटाने के बाद अगर प्रॉफिट आ रहा है तो अच्छा है. वो हम लोग ऑब्वियसली नेक्स्ट सेशन में देखेंगे. आज के सेशन में मैं आपको एक ओवरव्यू देने वाला हूँ टॉप लेवल पे, ताकि आपको समझे कि बैंक का बैलेंस शीट बनता क्या है, बैंक्स अपना रिस्क कैसे मैनेज करता है. अभी बहुत सारे लोगों को लगता है एक बैंक अगर बहुत ज़्यादा लोन्स दे रहा है, लोन बुक ग्रोथ अगर उसका अच्छा है तो बैंक सुपर्ब है, विच इज़ नॉट एट ऑल राइट. यू हैव टू अंडरस्टैंड. अगर ऐसे सोचो, ठीक है, मीत आप हो, आपके पास 10 करोड़ है, उसमें से 2 करोड़ आपको लोन देना है. आपको नहीं लगता है लोग आपके पास मक्की के जैसा आएंगे और लोन लेके जाएंगे? तो लोन बुक ग्रो करना कोई बड़ा टैलेंट नहीं है. अच्छे लोगों को लोन देना विदाउट डिफॉल्टिंग इज टैलेंट. समझ में आया? तो जो भी डिपॉजिट है वो बेसिकली तुम लोग पैसा दोगे एंड वो पैसे से मैं इन्वेस्ट करूंगा, मतलब बाकी लोगों को लोन दूंगा.
तो जो मैं बैलेंस शीट में जो भी लोन्स है, एडवांसेस है, वो एसेट है एंड डिपॉजिट लायबिलिटी है मेरा। समझ में आया? ओके। अभी एक सिचुएशन ऐसे रखते हैं कि 100 रुपीज़ ऐसे ही समझते हैं, 100 रुपीज़ का डिपॉजिट है। अज्यूम करो कि मैंने पूरा का पूरा 100 लोन आउट कर दिया एंड मेरा खुद का 1 रुपया इक्विटी डाला। इक्विटी भी चाहिए ना बैंक को, ये ओनर तो रहना चाहिए। एंड लोन 100 है एंड मे बी कैश रखा है मैंने 1 रुपया। अभी एक मुझे बात बताओ, 100 रुपया तुम लोग से लिया, 100 रुपया मैंने इन्वेस्ट किया, इन्वेस्ट नहीं किया, मैंने किसी को लोन दिया। अभी वो 100 रुपया मैंने मल्टीपल लोगों को दिया रहेगा, ऑब्वियसली एक को नहीं दे सकते ना, बहुत बड़ा रिस्क है, तो मल्टीपल लोगों को दिया। उसमें से अगर एक भी बंदा, सपोज एक को मैंने 5 दिया है, वो डिफ़ॉल्ट कर देता है। डिफ़ॉल्ट मतलब क्या? नॉन परफॉर्मिंग एसेट करके बोलते हैं। वो सब अगेन मैं काफ़ी डिटेल में आगे के सेशंस में बताऊंगा, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड। अगर 20 लोगों को 5 रुपया दिया, उसमें से एक बंदा 3 कॉन्जिक्यूटिव क्वार्टर्स EMI नहीं भरा, तो क्या हो जाएगा? वो बैड लोन्स, जिसको हम लोग बोलते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट। वो अपना सर्विस नहीं कर रहा है बेसिकली इंटरेस्ट हमारे साथ। समझ में आया? तो हम लोग के लिए प्रॉब्लम है। तो सोच के देखो ऐसे कि 100 में से 5 रुपया अगर नहीं मिला तो 1 रुपया इक्विटी से काट सकते हैं, बाकी 4 कहाँ से कटेगा? डिपॉजिट से। एंड ये सिचुएशन RBI कभी अलाउ करेगा क्या? मतलब आप बोल रहे हो एक नॉर्मल जो बेसिक रिटेल बंदा इंडिविजुअल है, उसने अपना हार्ड अर्न मनी डाला है, मैं उसको नहीं दिया तो चलेगा क्या? वो बैंक में डालता क्यों है? ताकि मेरा मनी सेफ रहे, एक बेसिक FD या सेविंग्स अकाउंट का रिटर्न मुझे मिले। बराबर है? इसमें कोई डाउट है क्या? तो सबसे पहले ना RBI बोलता है कि भाई हम लोग को रिस्क तो मैनेज करना ही करना है, राइट? तो वो बोलता है सबसे फर्स्ट चीज़ है 100 रुपया डिपॉजिट है, पूरा का पूरा आप 100 डिपॉजिट नहीं कर सकते। आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले डिपॉजिट का 4% आपको कैश रिजर्व रेशियो RBI के साथ रखना पड़ेगा। यानी कि 100 रुपया अगर आपका डिपॉजिट है, उसमें से CRR बोलते हैं, कैश रिजर्व रेशियो, आपको 4 रुपया RBI के साथ रखना पड़ेगा। अभी क्या हो जाता है? थोड़ा सेफ गार्ड हो जाता है ना? 90-60 फिर लोन आउट होगा, बराबर? ये 4 रुपये पे आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। RBI बोलता है ये 4 रुपया बस हो गया क्या? RBI बोलता है नहीं। RBI बोलता है इसके बाद ये जो 100 रुपया है, इसमें से अराउंड आज के तारीख में SLR इज अराउंड 18% आई गेस। तो 18% मतलब 18 रुपया ना गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ एंड बुलियन में डालना पड़ेगा, G बॉन्ड्स में डालना पड़ेगा, गवर्नमेंट बॉन्ड्स विच इज़ अज्यूम टू बी रिस्क फ्री। जब तक कोई बहुत बड़ा सिचुएशन नहीं होता है तब तक ये रिस्क फ्री रहेगा। यानी कि 100 में से 22 रुपीज़ क्या हो रहा है? सेफ है, बराबर? 4 रुपया RBI के पास एंड 18 रुपया हमारे पास ही है, बट हम लोग ने इन्वेस्ट किया गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में। बाकी का पूरा लोन कर सकते क्या? नहीं। सबको लगता है बाकी का लोन कर सकते, वैसे नहीं होता है। अभी है ना बैंक्स के लिए एक और रिस्क है। अभी समझो कोविड आया तो देयर इज़ अ रिस्क, राइट? हुआ था ना रिस्क, ऑब्वियसली। तो ना बैंक्स है ना एक क्वांट एनालिसिस करता है, जिससे वो है ना एक गंदा सिचुएशन क्रिएट करता है, सिनेरियो बनाता है, सच दैट वो बोलता है अगर ये सिनेरियो हुआ तो नेक्स्ट 1 मंथ में मेरा अनएक्सपेक्टेड कैश फ्लोज कितना जा सकता है, वर्स्ट केस में मेरा कितना कैश फ्लोज जा सकता है 1 मंथ के लिए। समझ में आया? उतना उसको लिक्विडिटी रखना पड़ता है अपने साथ। क्लियर है? उसको हम लोग बोलते हैं लिक्विडिटी कवरेज रेशियो, LCR। अभी वो अगर अज्यूम कर रहा है कि 1 महीने में जो वर्स्ट केस सिनेरियो है आउटफ्लो का वो 6 रुपये है, तो उसको 6 रुपये का LCR बना के रखना पड़ेगा। अभी इसमें भी है ना RBI हम लोग को ऑप्शंस देता है। RBI कैसे ऑप्शन देता है? RBI बोलता है कि भाई 3 रुपया कैश अगर रख रहे हो ना आप, तो वो पूरा का पूरा 3 हम काउंट करेंगे। अगर आप कमर्शियल पेपर रख रहे हो LCR के लिए, मतलब LCR सपोज आपको 6 रुपया रखना है, तो अगर आप कमर्शियल पेपर 10 रुपया का रख रहे हो ना, हम लोग उसको पूरा 10 जैसा नहीं गिनेंगे कैलकुलेशन के लिए, क्योंकि देयर इज अ रिस्क कि वो 10 रुपया डिफॉल्ट हो सकता है। अभी कमर्शियल पेपर आइडियली डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि कमर्शियल पेपर कौन रेस करता है? बहुत सुपर्ब कंपनीज जिसका क्रेडिट क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है एंड शॉर्ट टर्म के लिए। फॉर एग्जाम्पल डीमार्ट CPs रेस करता है। तो अगर डीमार्ट CPs रेस करता है, बैंक क्या कर रहा है? लेंड कर रहा है ना डीमार्ट को, तो बट आखिर में वो एक कॉर्पोरेट है, तो देयर इज सम चांस ऑफ डिफॉल्ट। तो वो बोलता है अगर तुम्हारे पास कैश है ना, हम लोग वो 3 रुपये को पूरा 3 रुपये ही गिनेंगे। लेकिन अगर तुम लोग ने किसी को कमर्शियल पेपर दिया है 10 रुपये का, तो हम लोग है ना 15% का हेयर कट कराएंगे,
और तुम लोगों को सिर्फ 8.5 का ही कैलकुलेशन में यूज़ करने देंगे। अभी हमारे एग्जाम्पल में हम लोग अज्यूम करके चलते हैं कि LCR है 6 रुपया, समझा, सिंपल रखते हैं। उसके बाद अगर आप देखोगे CRR 4 है, SLR 18 है, LCR कितना है 6, तो अगर इसका मैं समेशन करूँ कितना हुआ 28, तो फिर बाकी का कितना लोन हो सकता है आइडियली 100 माइनस 28 72। बट अगर आप देखोगे ना एक्चुअल बैलेंस शीट्स, बैंक्स है ना डिपॉजिट का 80 to 90% भी एडवांसेस देता है, तो वो कैसे, वो भी हम लोग को समझना है। तो अगेन इट बिकम्स इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि भाई डिपॉजिट सिर्फ एक चीज़ नहीं होता, बैंक्स है ना बोरो भी करती है अलग सा डेट सिक्योरिटीज, जैसा नॉर्मल कंपनीज करती है। डिपॉजिट तो उन लोगों का ब्लड है, डिपॉजिट गया ना तो कोई भी बैंक ग्रो नहीं कर सकता है, समझ में आ रहा है। डिपॉजिट तो चाहिए ही चाहिए। अगर लोगों का भरोसा उठ गया ना एक बैंक से, तो आगे जाके डिपॉजिट करेंगे क्या, और डिपॉजिट नहीं करेंगे तो लेंड कैसे करेंगे। एक बैंक इक्विटी से थोड़ी लेंड करेगा, वो हमेशा डिपेंडेंट रहेगा डिपॉजिट पे, और डिपॉजिट साइड जो है ना लाइबिलिटी साइड, वो उसके लिए सबसे पैरामाउंट है, उसके बाद आता है लोन साइड, एटलीस्ट मेरे हिसाब से। तो वो डिपॉजिट के अलावा बोरोइंग्स भी रहेगा, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे बोरोइंग्स डालता हूँ, सपोज करते हैं 10 का बोरोइंग्स ले रहा हूँ, एंड ऑब्वियसली इक्विटी भी एक 20 ले लेते हैं, ठीक है। तो एडिशनल हमारे पास 30 आ गया। लोन है ना वो आइडियली और ज़्यादा करेगा, यहाँ से बोरोइंग्स आया तो पैसा आएगा ना, उधर से भी तो वो लेंड कर सकता है, एडवांसेस दे सकता है। तो यहाँ पे हम लोग रखते हैं अराउंड डिपॉजिट का 80% रखते हैं, ठीक है। बाकी का पैसे से क्या करेगा अभी, मतलब यहाँ पे टोटल इज 130, राइट, यहाँ पे टोटल इज 28, दिस इज 28 एंड दिस इज 100 और दिस इज 80, सो कितना हो गया 108 टोटल, और कितना बाकी है 22। तो क्या करेगा वो, और क्या क्या होगा अभी, ऑब्वियसली हमारा फिक्स्ड एसेट भी तो होगा ना, ATM खरीदना है, कंप्यूटर्स खरीदने एम्प्लॉयज़ के लिए, तो ये सब भी तो आएगा। तो एक फिक्स्ड एसेट हम लोग एक अराउंड 15 रख सकते हैं। एंड बहुत बार क्या होता है ना, मैं ना लोन आउट कर रहा हूँ, एडवांसेस दे रहा हूँ, बट अभी देखो कोविड के टाइम पे बहुत सारे बैंक्स है ना बहुत कॉशियस लेंडिंग कर रहे हैं, ऐसे ही नहीं कि लेफ्ट एंड राइट लेंडिंग चालू हो गया, एडवांसेस बहुत कॉशियसली कर रहे हैं, जिसके वजह से वो लोग लेंडिंग कम कर रहे हैं। एंड उनका फोकस किस पे अभी कोविड के टाइम पे, रिकवरी के लिए। एंड बाकी का पैसा उन्होंने क्या किया है, इन्वेस्ट किया है। कहाँ पे, मार्केट्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा इन्वेस्टमेंट्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, क्योंकि जब जब रिस्क बढ़ जाता है तो इन्वेस्टमेंट्स का एरिया पे वो लोग ज़्यादा फोकस करते हैं, जो बेसिकली उन लोग का ट्रेजरी ऑपरेशंस डिपार्टमेंट बोलते हैं ना बैंक का, वो ये इन्वेस्टमेंट्स वाले पॉइंट पे करते हैं। तो ये हो गया 7। तो सबसे पहले क्या देखा हम लोगों ने, डिपॉजिट का। डिपॉजिट में हम लोग ने क्या देखा, करंट अकाउंट, करंट अकाउंट का हम लोगों ने देखा। फिर सेविंग्स अकाउंट, मेजर बता रहा हूँ, फिक्स्ड अकाउंट। अभी है ना ऑब्वियसली रिकरिंग डिपॉजिट्स होता है, बहुत कुछ होता है, बट हम लोग ज़्यादातर किस पे फोकस करते हैं, करंट अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट एंड FD, ठीक है। करंट अकाउंट सेविंग्स अकाउंट को हम लोग क्या बोलते हैं, का और सा, कासा, ठीक है। कासा जितना ज़्यादा उतना कॉस्ट ऑफ फंड्स कम, बट हैविंग सेड दैट एक 40 to 60% कासा इज़ वेरी गुड, तो उससे हमारा कॉस्ट ऑफ फंडिंग गिर जाता है, बराबर है। अभी कासा ऐसे ही नहीं बढ़ा सकते, यू हैव टू अंडरस्टैंड, कासा बढ़ाने के लिए आपको नंबर ऑफ ब्रांचेस भी बढ़ाना पड़ेगा, तो ही लोगों को भरोसा आएगा ना बैंक पे। एंड ट्रस्ट इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा, कि भाई कभी भी ये डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा, तब जाके कासा बढ़ेगा। एंड कासा बढ़ेगा, कॉस्ट ऑफ फंड कम होगा, कॉस्ट ऑफ फंड कम होगा तो नेम्स मेरा बढ़ेगा। अभी है ना, लेकिन ये भी समझना उतना ही इंपॉर्टेंट है कि टर्म डिपॉजिट जो होता है, फिक्स्ड डिपॉजिट जो होता है, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सोच के देखो, आपके पास सिर्फ कासा ही है, 100% कासा, ऐसे ही अज्यूम करो। कासा हमेशा शॉर्ट टर्म होता है, करंट अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट कभी भी निकलता है कि नहीं। कॉर्पोरेट अकाउंट्स जो करंट अकाउंट बनाते हैं वो लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव रहते हैं, ठीक है। एक बार रिटेल फिर भी रुक जाता है, 20 बेसिस पॉइंट 30 बेसिस पॉइंट मूव होगा, मतलब 0.2% चेंज भी होगा, तो एक इंडिविजुअल इतना जल्दी चेंज नहीं करेगा जितना एक कॉर्पोरेट जल्दी चेंज करेगा। तो कासा एकदम शॉर्ट टर्म होता है। आप लोगों ने मेरे को पैसा दे दिया शॉर्ट टर्म के लिए, और मैं 8 years 10 years के लिए लेंड कर रहा हूँ, अचानक तुम लोग ने पैसा मांगा तो मेरे पास रहेगा क्या, नहीं रहेगा। एंड दैट इज़ अ बिग प्रॉब्लम। तो रोल ओवर रिस्क भी प्रॉब्लम है। तो दैट्स द रीज़न
सबसे बेस्ट है कि एक अराउंड 50-50% जैसा HDFC करता है, समझ में आया। बट हैविंग सेड दैट कासा 40 to 60 इज़ वेरी गुड, फोकस हम लोग को वैसे करने का है। क्लियर है पूरा ये? अच्छा, निम्स भी आपको समझ में आया। अभी है ना एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है कि ऐसे समझो, मैं अगर इन्वेस्टर हूँ या अगर मैं प्रमोटर हूँ, मुझे क्या चाहिए एंड ऑफ द डे? मुझे क्या चाहिए? मेरा ROE, रिटर्न ऑन इक्विटी, सबसे ज़्यादा रहे। रिटर्न ऑन इक्विटी सबसे ज़्यादा रहने के लिए मेरा नेट इनकम बहुत ज़्यादा रहना चाहिए। नेट इनकम ज़्यादा कब रहेगा? निम्स अच्छा रहेगा। अगेन निम्स इज़ वन ऑफ द मेन बिजनेस जहाँ पे उनका बैंकिंग का होता है। उसके अलावा वो लोग कमीशन भी करते हैं, ब्रोकरेज भी लेते हैं, बहुत सारे एडवाइजरी भी करते हैं, वो सब उनका अदर इनकम है, बराबर। बट अभी हम लोग मेन फोकस क्या कर रहे हैं? टॉप लेवल पे एक प्रमोटर को क्या चाहिए भाई? ROE सबसे ज़्यादा रहे। ROE सबसे ज़्यादा रहने के लिए नेट इनकम सबसे ज़्यादा रहना चाहिए और मेरा इक्विटी बेस जो है वो कम से कम रहना चाहिए। तो अभी आप ऐसे समझो, अगर मुझे ROE सबसे ज़्यादा चाहिए तो इक्विटी सबसे कम। अभी यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि एक बेजल नॉर्म्स करके होता है। बेजल नॉर्म्स पूरा वर्ल्ड वाइड है एंड है ना, उन्होंने एक नॉर्म दिया हुआ है जो हर एक बैंक को फॉलो करने का ज़रूरी माना जाता है। इट इज़ नॉट मैंडेटरी बट सब बैंक्स फॉलो करती है, क्योंकि अभी आपको पता है ग्लोबलाइजेशन है। फॉरेन बैंक्स को अगर इंडियन बैंक में कहीं इन्वेस्ट करना है या जो भी पैसा चाहिए तो उन लोग सबसे पहले क्या देखेंगे कि भाई बेजल नॉर्म्स फॉलो हो रहा है क्या। तो इंडिया में RBI इज मेड श्योर कि बेजल नॉर्म्स इज़ व्हाट, वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। बट जितना बेजल नॉर्म्स का परसेंटेज है ना, उससे ज़्यादा स्ट्रिक्ट है RBI विथ रिस्पेक्ट टू बेजल नॉर्म्स फॉर कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। अभी मैं आपको सिखाता हूँ ये कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो क्या है, उसके बाद ये वाले टर्म में वापस आते हैं कि इक्विटी बेस क्यों इंपॉर्टेंट है। अभी है ना ऐसे समझते हैं, RBI बोलता है कि भाई तुम्हारा जो भी रिस्क वेटेड एसेट्स है ना, उसका 9% है ना तुम्हारे पास इक्विटी में होना चाहिए। समझ में आ रहा है? अब ये रिस्क वेटेड एसेट क्या है? अभी हम लोग क्या कौन सा लेंगे यहाँ पे? CRR है, वो रिस्क वेटेड नहीं है भले ही, बट हम लोग वो लेंगे, कंसिडर करेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे वो रिस्क वेटेड एसेट हम कैलकुलेट करते हैं। एक रफ आइडिया देता हूँ मैं। CRR, SLR, LCR एंड लोन है, बराबर। अब ये लोन्स भी 80 लोन्स दिया है, पूरा का पूरा कॉर्पोरेट के पास नहीं रहेगा, थोड़ा रिटेल होगा, थोड़ा कॉर्पोरेट होगा एंड हो सकता है कॉर्पोरेट में कोई ना कोई लोन है जो गंदा रहेगा, मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट। समझ में आ रहा है? तो व्हाट आई हैव डन इज, यहाँ पे एक सिंपल सा मैंने ये किया हुआ है। लोन्स टोटल 80 है, उसमें से अज्यूम करो 10 रुपया गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में दिया है, 30 रुपीज़ रिटेल में, ठीक है। अज्यूम कर रहा हूँ रिटेल लोन्स एक भी बैड नहीं है, सब लोग टाइम टू टाइम पेमेंट कर रहे हैं, सिंपल करने के लिए बता रहा हूँ। कॉर्पोरेट लोन्स कितना है? 40, मतलब 80 का ब्रेकअप क्या है? 10, 30 एंड 40। अभी कॉर्पोरेट लोन्स 40 है, उसमें से अज्यूम करो, अभी बहुत सिंपल ले रहा हूँ मैं, ऑब्वियसली रियलिस्टिक नहीं है कि 2 ही कंपनीज को दे, बट यहाँ पे मैं एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। 2 कंपनीज को दिया है ये 40, नेस्ले इंडिया को दिया है 20 और नेक्स्ट 20 ILNFS को दिया है, जो अभी रिसेंटली डिफॉल्ट हुआ था, नॉट रिसेंटली बट 2-3 साल पहले डिफॉल्ट हुआ था, बराबर है। अभी है ना, ये कैसे करते, हम लोग ने CRR डाला था 4, SLR डाला था 18, LCR डाला था 6 एंड बाकी ये अपना गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ था, फिर ये रिटेल है, फिर ये अपना नेस्ले इंडिया का लोन बुक है एंड ये अपना ILNFS का लोन बुक है, बराबर है। अब ये रिस्क वेटेड एसेट्स कैसे कैलकुलेट करते, अगेन आपको बैठ के कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, ये सब हम लोगों को मिल जाता है डेटा, बट आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि ये कैसे कैलकुलेट होता है, क्या लॉजिक गया है उसके पीछे। CRR किसके पास है? RBI के पास। तो इसमें कोई रिस्क है क्या? RBI को मैंने दिया है, ये पैसा नहीं आने वाला, ऐसा कोई रिस्क है क्या? नहीं, तो इस पर 0% वेटेज, मतलब भाई रिस्क नहीं है। SLR में रिस्क है? नहीं, गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, रिस्क नहीं है। LCR, हमारे केस में हम लोग ने कैश का एग्जाम्पल लिया ना, तो 0%। अगर कमर्शियल पेपर रहता तो थोड़ा रिस्क होता, या यहाँ पे 0, गवर्नमेंट सिक्योरिटी भी 0। रिटेल लोन बुक है, भले वो स्टैंडर्ड एसेट है, मतलब कोई डिफॉल्ट नहीं कर रहा है। अगर एक किसी को लोन दिया है वो टाइम टू टाइम मुझे पेमेंट कर रहा है, तो उसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड एसेट, कोई टेंशन नहीं है। बट फिर भी देयर इज अ रिस्क ना, कि वो नहीं देगा तो क्या होगा, तो वो रिस्क ले सकते क्या आगे? नहीं, तो अभी उसके लिए जो भी है प्रोविजंस करके रखना चाहिए हमें, मतलब जो भी है रिस्क मैनेज करने को आना चाहिए। तो 30 पे 100% लिया उन्होंने, विच इज़ 30। नेस्ले इंडिया कॉर्पोरेट लोन है, अगेन स्टैंडर्ड एसेट्स है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इस पर भी 100%।
अगेन कभी 150 होता है, वैसे सब है, बट अभी मैं आपको बहुत बेसिक लेवल पे बता रहा हूँ। IL&FS 3 महीने से पैसा नहीं दे रहे, NPA हो गया। ये NPA को हमेशा 200% के आसपास वो लोग रिस्क देते हैं। तो कितना हो गया इसका 40। ये सबको जब मैं ऐड कर रहा हूँ ना तो आंसर कितना आता है 90। ये 90 का 9% हम लोगों को मिनिमम रखना पड़ता है एज इक्विटी, समझा। ये अभी है ना इक्विटी में भी ना टीयर 1 एंड टीयर 2 करके होता है। अभी आपको अगेन मैं ऊपर से बताऊँ ये टीयर 1 टीयर 2 क्या है, सिंपल लैंग्वेज में ऐसे समझो। जब मैं बोल रहा हूँ मेरे को 9% एज इक्विटी चाहिए, ये इक्विटी में टीयर 1 एंड टीयर 2 आता है। टीयर 1 मतलब एक्चुअल इक्विटी विच इज़ फ्री, मतलब ये मैं यूज़ कर सकता हूँ, कल को कुछ भी प्रॉब्लम हुआ तो ये इक्विटी से मैं भरपाई कर सकता हूँ मेरा, ताकि डिपॉजिट्स वाले को प्रॉब्लम नहीं हो, उसको टीयर 1 बोलते। टीयर 2 मतलब क्या, डेट सिक्योरिटीज। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर मैंने बोरोइंग किया है, बराबर, ये जो मैंने डेट उठाया है, डिपॉजिट नहीं डेट, ये ना इसमें लॉन्ग टर्म डेट होगा, 5 ईयर डेट, 10 ईयर डेट। इवन दो ये मेरे को आगे लौटाना है, इक्विटी जैसा फ्री नहीं है, आगे लौटाना है, बट फिर भी 5 या 10 साल बाद लौटाना है ना, तो फिर भी अभी हमारे पास रह सकता है ना, हम यूज़ कर सकते हैं ना, तो ये जाता है हमारा टीयर 2 में, लॉन्ग टर्म डेट सिक्योरिटीज। समझ में आया। तो वो मोटा मोटा सब मिला के 9% होना चाहिए फॉर प्राइवेटाइज बैंक्स एंड अराउंड 12% फॉर PSU बैंक्स, क्योंकि PSU बैंक्स में रिस्क थोड़ा ज़्यादा है, वो हम लोग आगे देखेंगे। समझ में आ रहा है क्या, इसमें कोई भी डाउट है? राइट। तो अभी आपको समझ में आ रहा है कि भाई ROE अगर सबसे ज़्यादा चाहिए तो इक्विटी सबसे कम, लेकिन इक्विटी सबसे कम होने के लिए मेरे को लेंडिंग अच्छे लोगों को करना पड़ेगा। अगर खराब लोगों को लेंडिंग किया, मेरा रिस्क वेटेड एसेट बढ़ेगा, और रिस्क वेटेड एसेट बढ़ेगा तो इक्विटी ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। तो अगर मुझे मेरा ROE बढ़ाना है, मुझे बाय डिफॉल्ट अच्छे लोगों को लोन देना पड़ेगा, तो ही तो मैं इक्विटी कम रख के ज़्यादा लेंडिंग कर सकता हूँ ना। सोच के देखो, अगर मैं खराब लेंडिंग कर रहा हूँ तो मेरे को उतना इक्विटी रखना पड़ेगा, क्योंकि रिस्क बढ़ जाएगा, रिस्क वेटेड एसेट, तो मैं लेंडिंग कर पाऊंगा क्या? ज़्यादा नहीं कर पाऊंगा। तो दैट्स द रीजन, अगर मुझे इक्विटी कम चाहिए, आई हैव टू मेक श्योर कि मैं अच्छे लोगों को लेंडिंग करूँ, और जितना मैं अच्छे लोगों को लेंडिंग कर पाऊंगा उतना मैं कम इक्विटी बेस में भी चला लूँगा। समझ में आ रहा है इंपॉर्टेंस इसका? तो इट इज़ ऑलवेज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि भाई लोन बुक ग्रोथ पे फोकस नहीं हो, इस पे फोकस हो, अच्छे लोन्स को, अच्छे लोगों को लोन्स दे रहे, उस पे फोकस होना चाहिए। क्लियर है? तो हम लोग ने 4 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ देखा। सबसे पहले कासा, हायर द बेटर इट इज़, बट ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि बहुत ज़्यादा है, राइट। एंड वो ऐसे भी समझो कि वो करने के लिए भी ना एम्प्लॉयज़ को हायर करना पड़ता है, समझा, तो उसमें भी सैलरीज जाता है बहुत। सेकेंडली हम लोग ने क्या देखा था कासा के बाद? निम्स, नेट इंटरेस्ट मार्जिन, सस्ते से पैसा लो, अच्छे लोगों को लोन दो, बीच का हमारा निम्स हो गया, विच एक्ट्स लाइक क्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, जैसा नॉर्मल कंपनीज के लिए होता है। थर्ड हम लोग ने देखा था GNPA, ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट। फॉर एग्जाम्पल लोन दिया था 80, उसमें से 20 जो था वो NPA हुआ था, ग्रॉस NPA, राइट, जो IL&FS का एग्जाम्पल दिया था। अभी है ना, इसमें ऑब्वियसली प्रोविजनिंग होता है, उसका नेट NPA होता है, ये सब हम लोग आगे देखेंगे नेक्स्ट इसमें। अभी के लिए ग्रॉस NPA सिर्फ समझो। और लास्ट हम लोग ने क्या देखा था? कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। कैपिटल एडिक्वेसी में क्या बोला था मैंने कि भाई अगर जितना कम रिस्की एसेट्स अगर मैं दे रहा हूँ उतना कम इक्विटी लगेगा। तो फॉर एग्जांपल हाइपोथेटिकली सोच लो कि पूरा डिपॉजिट्स जो भी है वो सब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में डाला, तो रिस्क है क्या? कुछ नहीं, तो फिर इक्विटी 1 रुपया भी रहेगा तो चलेगा, समझा। बट अगर मैं नेस्ले जैसे कंपनी में डाल रहा हूँ तो 100% का 9% लेना पड़ेगा, एंड अगर NPA हुआ है तो 200% इंटू 200% करना पड़ेगा, एंड इंटू 9% उतना इक्विटी डालना पड़ेगा। तो इवेंचुअली इक्विटी बेस कम करके अच्छा लेंडिंग करना है, मतलब बढ़ा के करने का डेट, तो क्या करना पड़ेगा? अच्छे लोगों को लेंड करना पड़ेगा, नहीं तो पॉसिबल नहीं है। तो अभी है ना, सिर्फ ये 4 चीज़, कौन सा? कासा, सेकेंडली निम्स, थर्ड हमारा GNPA, एंड लास्ट हमारा कैपिटल एडिक्वेसी, जिसको कार बोलते हैं। ये 4 रेशियो को भी ना हम लोग कैसे देख सकते हैं, ये अभी हम लोग करेंगे। स्टैंड अलोन में तो आपको समझ में आ गया, बट अभी उसको यूज़ कैसे करना है ना, वो मैं आपको 3 अलग तरीका बताऊंगा। सबसे फर्स्ट है ना, ऐसे सोचो कि कार मेरा कितना है, कैपिटल एडिक्वेसी 9% बोला है, बराबर, एंड PSU के लिए 12% बोला है। अज्यूम करो एक PSU है जिसका कार है 12%, उतना उन्होंने रखा है, एंड GNPA है 20%। सोच के देखो,
ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट है मेरा 20% GNPA एंड कार है सिर्फ 10%। देखो कभी भी है ना बैंक्स, देखो ऑलमोस्ट सब लोग सिक्योर लेंडिंग ही करते हैं, बट पूरा सिक्योर लेंडिंग कोई नहीं करता, क्योंकि ओवरड्राफ्ट्स होता है तो 80-90% सिक्योर्ड होता है, 10% अनसिक्योर्ड होता है, बराबर। ये प्रॉब्लम नंबर 1 है। नहीं तो लोग क्या बोलते हैं, अरे सिक्योर लेंडिंग ही है ना, पूरा बैंक ही तो है तो सिक्योर्ड ही करता है, तो एक काम करो उसने पैसा नहीं दिया तो कोलैटरल बेचो और पैसा ले लो। इतना ईजी नहीं है, सब सिक्योर लेंडिंग नहीं होता है पहले तो। अभी DCB जैसा बैंक है तो 96-97% सिक्योर्ड करता है। सेकेंड प्रॉब्लम क्या होता है ना, एक एग्जाम्पल देता हूँ, गोल्ड लोन का एग्जाम्पल देता हूँ। अभी कैसा है, सपोज अभिष है, उन्होंने 10 लाख का गोल्ड दिया, बैंक उनको 10 लाख का लोन नहीं देता है। बैंक क्या करेगा, अभी फॉर एग्जाम्पल अगेन DCB बैंक क्या करेगा, 75% उसको लोन देगा। अभी कोई और बैंक है, सपोज एग्जाम्पल ले रहा हूँ, नॉट नेसेसरीली वो ऐसा करता है, सिटी यूनियन बैंक है। सिटी यूनियन बैंक बोल रहा है यार DCB तो ऐसे कर रहा है, एक काम करते हैं अपन 75 के जगह पे 90% करते हैं। समझ में आया? तो गोल्ड 10 लाख का रहेगा तो मैं 9 लाख दे दूंगा, बट प्रॉब्लम क्या है, कल को गोल्ड का प्राइस गिरा तो प्रॉब्लम है, एंड वैल्यूएशन भी तो बराबर होना चाहिए। समझ में आया क्या? तो GNPA एंड कार को हम लोग कैसे देखते हैं, ये समझने का है। ऐसे सोचो कि कार अगर 10% है, उतना इक्विटी रखा है, एंड GNPA 20% है, हाइपोथेटिकली अज्यूम करो कि पूरा का पूरा GNPA अगर निकल जाएगा बुक से तो क्या होएगा। ऐसे सोचो, देखो यहाँ पे लोन है 80, उसमें से खराब लोन 20 का था, अज्यूम करो 20 का 20 गया, मिलने ही नहीं वाला है। ऐसे होता नहीं है, बट सोच के देखो, अगर 20 का 20 कट गया तो पूरा इक्विटी कटना चाहिए उसके अगेंस्ट 20 का, बट उतना इक्विटी है क्या? उतना इक्विटी है ही नहीं, तो क्या होएगा, डिपॉजिट का पैसा या तो बोरोइंग्स का पैसे पे आ जाएगा, एंड फिर ट्रस्ट रहेगा क्या लोगों को? फिर बैंक रन सिचुएशन हो सकता है कि सब लोग अपना पैसा निकालेंगे। समझा? तो कभी भी फर्स्ट आप देख सकते हो, सिंपल चीज क्या देख सकते हो, GNPA अगर ज्यादा है ना कार से तो बहुत रिस्की काम है, बहुत रिस्की है बैंक, फिर नहीं करने का आइडियली ऐसे बैंक्स पे। डज दैट मीन वो बैंक ऊपर नहीं जाएगा? जा सकता है वो बैंक ऊपर, बट डू वी एज एन इन्वेस्टर वुड वांट टू इन्वेस्ट इन सच बैंक्स? नहीं ना। तो अभी एग्जाम्पल देखते हैं, क्या देखने का था हम लोगों को, GNPA और कैपिटल एडिक्वेसी। सिंपल, अगेन मैं ये बोल रहा हूं कि GNPA का मतलब ये नहीं कि पूरा पैसा गया, बट हम लोग को प्रोविजनिंग करना पड़ता है। मैं सिर्फ बोल रहा है हाइपोथेटिकली सोचो, ठीक है। अभी कोई इस पे आर्ग्यू करेगा नहीं यार लेकिन पूरा GNPA जाएगा नहीं तो रिस्क कैसा है, बट ये सिचुएशन ही क्यों क्रिएट करना है, क्योंकि बैंक्स है ना बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। तो जहां पे भी मुझे बहुत ज़्यादा रिस्क लगा तो पीछे हट जाने का, ठीक है, जब तक वो रिस्क मैं ले सकता हूँ, एंड अगर वो प्राइस्ड है शेयर प्राइस में तो इट मेक्स सेंस कि आप इन्वेस्ट कर सकते हो। समझा? तो अभी ये कैसे देखना है, यहाँ पे देख लो कैपिटल एडिक्वेसी। अभी ऑब्वियसली व्हाट आई हैव डन इज 3 प्राइवेटाइज्ड बैंक लिया है एंड 2 PSUs लिया है मैंने। HDFC बैंक का जरा देखते हैं कितना कैपिटल एडिक्वेसी, 18.8%, और कोटक का कितना है 22%, मतलब काफी सेफ है। RBI ने जितना नॉर्म्स बोला है उसका डबल से भी ज्यादा किया है इन्होंने, बराबर है। उनका GNPA देखो कितना है 1.3%, एंड कोटक का कितना है 3.3%, मतलब कार है 18% एंड GNPA सिर्फ 1.3%। कल को GNPA पूरा कटा तो भी उनके पास कार सॉलिड है ना, 1% 1.3% जाएगा। सेकेंड 22% है, उसके अगेंस्ट सिर्फ 3.3% है। रिस्क है कि नहीं है? नहीं है। अभी है ना एक PNB बैंक पे जाते हैं, PSU बैंक है, ओके, कितना है 14.3% कार, जो बोला है 12% उससे ज़्यादा है। ये देखो कितना है GNPA 14.12%। रिस्क है कि नहीं है? बहुत ज़्यादा रिस्क है ना। समझा? 2019 का डेटा देखो, PNB का कितना है कार 9.7%, ये कितना है 15.5, मतलब कार से भी ज़्यादा GNPA। कल को ऐसा कभी होना नहीं चाहिए, बट अगर कट गया पूरा GNPA तो ये लोग भर पाएंगे क्या? बैंक्रप्सी स्ट्रेट। समझ में आया? तो ये सिचुएशन पे कभी नहीं आने का, एंड आई वुड नेवर रिकमेंड, अगर आप बैंकिंग में इन्वेस्ट कर रहे हो तो ऐसे बैंक्स पे स्टार्टिंग में करना ही नहीं चाहिए। टर्न अराउंड है ना अलग स्टोरी है ऑल टुगेदर, बट उसके लिए थोड़ा टाइम चाहिए आपको बैंकिंग समझने के लिए। क्लियर है ये?
अगेन ICICI बैंक इवन दो प्राइवेटाइज्ड है, देयर आर सम प्रॉब्लम्स जिसकी वजह से आई वुडेंट इन्वेस्ट इन ICICI, वो मैं आगे आगे बताऊंगा। क्लियर है, समझा? कैपिटल एडिक्वेसी एंड GNPA कैसे देखने का है? अभी सेकंड है ना, NIMs नेट इंटरेस्ट मार्जिन एंड GNPA को भी मैं कंपेयर कर सकता हूँ। अभी है ना, क्या होता है, HDFC बैंक है ना, लीडर है, हैंड्स डाउन लीडर है HDFC बैंक, ठीक है। उसके जितना GNPA है ना किसी का भी नहीं रहेगा, बहुत ही कम है, देखो ना 1.3%। अभी एक HDFC बैंक का 1.3% है और एक कोटक का 3.3 है, तो हम लोग बोल देंगे क्या, नहीं ये कोटक पे इन्वेस्ट ही नहीं करना है? नहीं, ऐसा नहीं है, समझा? एक स्टैंड अलोन रेशियो पे हम लोग नहीं डिसाइड करेंगे। अभी ऐसा पॉसिबिलिटी देखो HDFC बैंक का ना GNPA कम है ना, तो वो ऑलरेडी प्राइस्ड भी है मार्केट में वैसा 4 टाइम्स बुक, ठीक है। एक PSU 2 टाइम्स बुक पे जाता है, एक स्मॉल बैंक रहेगा, एकदम छोटा बैंक, वेल रन बैंक भी 2 टाइम्स बुक रहेगा। एंड अगर हम लोग वैसे चेक करते हैं, ऑब्वियसली उसमें बहुत सारे और क्राइटेरिया होते हैं, बट यहाँ पे एक सिंपल चीज़ समझना है कि सिर्फ GNPA के बेसिस पे हम लोग नहीं पोजीशंस लेंगे, क्योंकि अभी HDFC बैंक 1.3% उसका GNPA हो सकता है उसका स्प्रेड्स थोड़ा कम हो, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, और दूसरा एक बैंक है जिसका GNPA 3.3 है या 2.3 है, लेकिन उसका स्प्रेड्स बहुत ज़्यादा है, तो हम लोग को कैसे उसको एनालाइज करने का है? अभी ऐसे समझते हैं, एक बैंक है जिसका निम्स है 5% और उसका GNPA 2%। जब तक एक बैंक का निम्स जो है GNPA से ज़्यादा रहेगा, तब तक वो बैंक सेफ ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सोच के देखो, एक बैंक है जो 100 रुपये का लेंडिंग किया है, जो भी है, वो 5 रुपया कमा रहा है, उस पर नेट इंटरेस्ट मार्जिन 5 रुपया कमा रहा है, एंड उसमें से NPA कितना, GNPA 3 का, तो वो 5 में से वो 3 राइट ऑफ भी करेगा तो भी 2 बचेगा ना। ऑब्वियसली वो 2 में से उसको खर्चा भी निकालने का है, रेंटल, फिर बाद में एम्प्लॉय एक्सपेंस, ये सब निकालना है, बट फिर भी बहुत चांसेस है कि वो प्रॉफिटेबल रहेगा नेट। समझ में आ रहा है? तो जब तक निम्स मेरा GNPA से ज़्यादा है, इट इज़ फाइन। समझा कि नहीं समझा? ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। तो अभी है ना, हम लोग ये भी चेक करते हैं, क्या चेक करना है? GNPA और निम्स। अभी ऑब्वियसली HDFC बैंक का तो बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे देखो कितना निम्स, 4.1%। देखो हो सकता है ये डेटा है ना थोड़ा अलग अलग जगह से ही उठा है डायरेक्ट, तो हो सकता है 4.3 हो या कुछ भी, एग्जैक्ट कैलकुलेट नहीं किया है, आपको बताने के लिए कि क्या कैसे एनालाइज करना है। HDFC बैंक का निम्स इज 4.1% एंड GNPA इज 1.3%, तो ये बैंक प्रॉफिट पे रहेगा, समझा? क्योंकि ये दोनों का डिफरेंस, अगर वो GNPA पूरा भी राइट ऑफ करता है तो भी उसका निम्स इतना ज़्यादा है वो साल के लिए कि वो उसी से बेयर कर लेगा, सॉर्ट ऑफ। समझ में आया? सेकंड कोटक देखो, कोटक का कितना है? कोटक बैंक का 4.5%, GNPA कितना है? 3.3, तो भी कवर कर लेगा। अभी ऑब्वियसली 2021 के बाद से वो मोरेट भी निकाल दिया था, अभी 6 महीना मोरेट दिया था इन लोग ने, RBI ने, तो जो भी रीस्ट्रक्चर किया उसका प्रोविजंस बनाना नहीं पड़ा, बट अभी वो कहीं ना कहीं आगे जाके किक इन होना था ना, तो अभी हो गया किक इन, ये लास्ट क्वार्टर से किक इन हो गया है। तो देखोगे ना, सब छोटे बैंक्स का, नॉर्मल बैंक्स का, सबका GNPA बढ़ गया है, क्योंकि वो 6 मंथ्स का उनको टाइम मिला था ना, तो अभी वो लेकिन कैचअप कर रहा है। समझ में आया? दैट इज़ फाइन, ऐसा होता है। अभी है ना सेम चीज़ है ना, इसका देखते हैं PNB का निम्स कितना है? 2.9% एंड उसका GNPA कितना है? 14.12%। अभी मैं इसका मतलब समझाता हूँ आपको। PNB का जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है ना वो 2.9% है। अभी ऑब्वियसली वो कमीशन इनकम ब्रोकरेज वो सब कमा रहा होगा, बट नेट अगर आप सोचोगे मेन बैंकिंग बिजनेस से वो 2.9% नेट इंटरेस्ट मार्जिन कर रहा है, लेकिन उसके अगेंस्ट उसका GNPA इतना ज़्यादा है कि कल को उसका लॉसेस होगा, वो कौन बेयर करेगा? इक्विटी बेयर करेगा, इक्विटी श्रिंक होगा। अगर इक्विटी कम होता है उतना वो कम लेंडिंग कर पाएगा। सोच के देखो, इक्विटी अगर कम होता है वो ज़्यादा रिस्की तो करेगा ही नहीं, और कम करना पड़ेगा लेंडिंग, क्योंकि उसके पास उतना कार ही नहीं रहेगा। तो अगर एक बैंक लॉस में जा रहा है ना, तो फिर उसका इक्विटी श्रिंक होगा, और इक्विटी श्रिंक होगा तो वो लेंडिंग ही नहीं कर सकता है, और अगर वो लेंडिंग ही नहीं कर सकता है तो कमाएगा कैसे? समझ में आया आपको? तो कैसे देखना है GNPA और निम्स को?
अगेन हम लोग जीएनपीए तो अभी मैं बता रहा हूँ, उसके आगे मैं आपको जीएनपीए, प्रोविजनिंग कवरेज, नेट एनपीए वो सब कुछ बताऊंगा, मूवमेंट कैसे होता है जीएनपीए में, रिकवरीज कैसे होता है, अपग्रेड कैसे होता है, वो सब आगे। बट यहाँ पे अभी टॉप लाइन पे समझ में आ रहा है आपको, क्लियर है? तो ये दो रेशियो को दो वेज से कैसे देखा हम, मतलब बेसिकली कार, जीएनपीए और निम्स ऐसे देखना है। अभी एक और है कासा। मैंने क्या बोला है, कासा अगर बढ़ रहा है तो क्या होएगा, बहुत चांसेस है कि मेरा नेट इनकम मार्जिन भी बढ़ेगा, बराबर है। तो अभी देखते हैं यहाँ पे कासा सबसे ज़्यादा किसने बढ़ाया। तो अगर आप देखोगे कोटक का 44% था कासा, कितना हो गया 60.4%। तो ऑब्वियसली कासा बढ़ गया तो कॉस्ट ऑफ फंडिंग कम हुआ रहेगा, तो निम्स उनका बढ़ के दिखना चाहिए आइडियली, राइट। जब तक उन लोग कम लेंडिंग नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे, तो दैट इज अ डिफरेंट केस, बट नहीं तो बढ़ के दिखना चाहिए निम्स। चेक करते हैं कोटक का, देखो ज़रा, उनका निम्स बढ़ा है 3.8% से कितना हुआ है 4.5%। समझ में आया? कितना रेशियोज देखा, सिर्फ 4 रेशियोज देखा, बट उसको 3 अलग तरीके से देखा। कैसा? सबसे पहले कौन सा देखा हम लोग ने, जीएनपीए और कार। सेकंड हमने क्या देखा, जीएनपीए और निम्स। और थर्ड हम लोग ने क्या देखा, कासा एंड निम्स। समझा? अभी नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको और डिटेल में एक एक पॉइंटर्स बताऊंगा एंड ऑब्वियसली उसका एनालिसिस करेंगे, एंड उसके बाद बैंक्स का भी देखेंगे एक्चुअल रिपोर्ट्स निकाल के, ठीक है। एंड वो सब होने के बाद, बैंकिंग का बेसिक होने के बाद मैं एक बैंक एनालाइज करके दूंगा आपको, पूरा डिटेल्ड एनालिसिस।